फोर्थ मॉड्यूल, अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। हेल्थ एंड सेफ्टी की जब भी बात करते हैं तो उसमें तीन बातें सामने आती हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीन चीजें होती हैं क्योंकि ये तीनों चीजें लॉ से रिलेट करती हैं। व्हाट डज अवर लॉ से अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में? चाहे नेशनल लॉ की बात करें, हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948 है, अमेंडमेंट 97 है। इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ कन्वेंशन 155 रिकमेंडेशन 164 में भी बताया गया है। उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क्स, ये भी बताया। ओशा एक्ट के अंदर देखेंगे या इंटरनेशनल कोई सा भी लॉ करेंगे देखेंगे तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मिलेगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है, कुछ अथॉरिटी वर्कर्स की होती है। ठीक है, तो वो लॉ जो है वो क्लियरली हम लोगों को बताता है। इस यूनिट के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू। लॉ क्या कहता है आपसे करने के लिए, एंड हाउ डज द लॉ वर्क, लॉ कैसे वर्क करता है। व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का की पार्ट क्या होता है। पहली चीज, व्हाट डज द लॉ रिक्वायर्स यू टू डू। अच्छा, सो इसमें एक सिचुएशन बताई गई है। सो यू नो एज ए ड्यूटी होल्डर यू हैव हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हाट शुड यू वरी अबाउट, हाउ फॉर शुड you go, what's the best way to carry out your responsibility, when do you stop and what's there to guide you। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ड्यूटी होल्डर हैं यानी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ एंड सेफ्टी की आपके ऊपर है, तो लॉ आपसे क्या कहता है करने के लिए। मिनिमम यू नीड टू डू इज टू कंप्लाई विद द लॉ एज द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज विद इन विच द कंपनीज मस्ट ऑपरेट। लॉ जो है एक बाउंड्री सेट करती है जिसके अंदर कंपनी को ऑपरेट करना होता है। फ्रॉम वट, हाउवर, फ्रॉम वट यू हैव सीन एंड heard so far, you will realize that there are many benefits to your business or organization from managing safely। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ की कंप्लाइंसेस अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो उसके बहुत से डिफरेंट बेनिफिट्स आप देखते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेगा इन टर्म्स ओवरऑल। अगर देखा जाता है आपकी रेपुटेशंस ग्रो कर जाती है, आपको न्यू बिजनेस क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलते हैं, तो बहुत सी चीजें आपको बेनिफिट्स के फॉर्म में मिलती हैं अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लाइंसेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से एज पर द लॉ किया जाता है। तो कहा एज ए ड्यूटी होल्डर यू नीड टू असेस द रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क एंड पुट इन प्लेस कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क फॉर सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। आप ड्यूटी होल्डर हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर मैनेजिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी एट योर वर्क प्लेस, सो इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द रिस्क एट योर वर्क प्लेस। अपने वर्क प्लेस की रिस्क को एसेस करिए एंड मिनिमाइज देम एज रीजनेबली फोर्सिएबल, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। सारे रिस्क को पहले जितना फोर्सिएबल रिस्क हो उसको आप आइडेंटिफाई करिए, यानी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। फोर्सिएबल नॉलेज मतलब क्या है कि रिस्क का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि सर इस रिस्क के बारे में मुझे पता नहीं था। नहीं, ये चीज नहीं है। लॉ ये कहता है कि जो भी फोर्सिएबल रिस्क हैं जिसके बारे में आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है, उसको कम करिए, रिड्यूस करिए, कंट्रोल मेजर को लगा के रिड्यूस करिए। और कितना रिड्यूस करिए, कहा सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना संभव हो सके उतना कम करिए। अब रीजनेबली फोर्सिएबल का मतलब क्या है, फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि सर अब कोई फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आपकी साइड के ऊपर एक लेबर जो है वो एक दीवार से गिर गया और उसकी डेथ हो गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, आप अकाउंटेबल पर्सन थे, आपकी अकाउंटेबिलिटी थी, आप जवाबदेही थे, तो आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हियरिंग्स में गए। तो कोर्ट के सामने आप कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ से गिर के किसी की मौत हो सकती है। तो फिर वो कहेंगे लॉ आपसे कहता था कि आप रीजनेबली फोर्सिबिलिटी उसको अप्लाई करिए, यानी फोरकास्ट करिए, पूर्वाभास करिए कि कहां कहां पर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। और उसके लिए कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज, तीनों नॉलेज को यूज करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि वहां पर वो नुकसानदेह है कि नहीं है। यानी किसको आप कहेंगे कि सेफ्टी करनी चाहिए, किस हजार्ड को कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए। जिसमें खतरा ज्यादा हो उसको करना चाहिए, उसमें सेफ्टी लगानी चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, चोट ना हो, किसी की डेथ ना हो।
लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि वो आपके लिए खतरनाक है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हम उसी चीज को कह रहे हैं कि ये बहुत डेडली है, बहुत खतरनाक है, और आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल खतरनाक नहीं है ये तो, आप इस पे आराम से काम करिए। तो रीजनेबली फोर्सिएबिलिटी का मतलब है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज फोर्सिएबल, जिसको पूर्वाभास किया जा सकता है। वुड बी ए बर्डनसम टास्क, अगर आप सारी चीजों को आप ऐसे ध्यान देंगे कि हर एक चीज के ऊपर आप पूरा का पूरा फोर्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान देंगे, तो ये थोड़ा सा हैवी वर्क होगा। इंस्टेड द लॉ ट्राइज टू बी फेयर बाय रिक्वायरिंग यू टू रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रीजनेबली फोर्सिबल रिस्क। अब हर एक चीज के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर आपसे लॉ नहीं कहता है कि नहीं आप ध्यान दीजिए, ये करिए वो करिए, बल्कि जो रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो हर चीज के ऊपर एक एक कदम पे अगर जोखिम को आप मैनेज करने लगेंगे तो काम ही नहीं करा पाएंगे। तो लॉ ये कहता है कि जो रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क है, जिसे देख करके कोई कॉमन नॉलेज से भी कह सकता है कि गिर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहा है, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कि तार पड़ा है, तो जाहिर सी बात है ठोकर लगेगी। अब ये ढालदार छत के ऊपर फ्रिजली रूप पे है, तो एक कॉमन नॉलेज ये कहता है कि ये फिसल के गिर जाएगा। तो ये कॉमन है ना, कि एक नॉर्मल बंदा भी वही चीज कह सकता है, पूर्वाभास कर सकते हैं। तो इसी रिस्क के बारे में लॉ कहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी ट्रेलिंग केबल्स across a doorway, you know that there is a high risk that someone will trip over it. अब सिंपली आप देख सकते हैं अगर एक दरवाजा है, उसके सामने एक केबल वहां पर पड़ी हुई है, तो ठोकर लगेगी। आप कॉमन नॉलेज देख सकते हैं कि एक बंदा फ्रजले रूफ के ऊपर चढ़ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं तो वो गिर जाएगा। तो कहा कि एम्प्लॉयर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज दे कैन सक्सेसफुली आर्ग्यू एज नॉट रीजनेबली फोर्सिएबल। एम्प्लॉयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि ये फोर्सिएबल नहीं है, रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं है, बट आर रिस्पॉन्सिबल वेयर रीजनेबली फोर्सिएबल कैन बी आर्ग्यूड। सिर्फ उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि रीजनेबली फोर्सिएबल हैं, सारे के लिए नहीं है। कि अब कोई जा रहा है, अब वो ठोकर लग जाए उसको, तो हम ये तो है कि वहां पर ठोकर लगने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कोई अपने पैर से पैर ठोकर लगा के गिर जाए तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेदार होंगे, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होगी। अब कोई लेशेस ना बांधे शूज के, उसके बाद उसको ठोकर लग जाती है, ट्रिप हो जाता है, फिसल जाता है, जिसकी उस वजह से उसको उसका हाथ टूट जाए, तो उसके लिए हम थोड़ी, वो रीजनेबली फोर्सिबल नहीं है। हाँ, कहीं पर कोई वायर पड़ा हुआ है तो ये रीजनेबली फोर्सिबल है, कहीं पर कोई फ्लोर वेट है, वो रीजनेबली फोर्सिबल है। तो कहा टू हेल्प यू फर्दर देयर आर 3 टेस्ट यू कैन अप्लाई। अगर किसी चीज को आप देखना चाहते हैं कि ये रीजनेबली फोर्सिबल है, तो 3 टेस्ट आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला है कॉमन नॉलेज। You are expected to foresee what the average person in the street would have foreseen. Assume that information is common knowledge. अब जिसको रोड के ऊपर कोई कॉमन नॉलेज वाला एक आम इंसान कैसे देखता है, जैसे हम लोग कभी कभी रोड से निकलते नहीं तो कहते हैं अरे ये देखो कितना रिस्क लेके काम कर रहा है बंदा, ये गिरेगा अभी मरेगा, ऐसे बोलते हैं ना कि he would die, अभी मरेगा ये। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द पब्लिक वुड हैव नोन दैट वर्किंग ऑन ए रूफ इन a gale without anything to stop a fall was dangerous, then so should the employer. अब कहा यह गया है कि अगर रोड पे चलता हुआ एक आदमी ये जानता है कि जो ये स्लोप की गई छत के ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई स्टॉपर नहीं है और वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो रोड पे चलने वाला इंसान को ये पता है कि ये गिर सकता है और एम्प्लॉयर को नहीं पता है ये गिर सकता है, तो ये रीजनेबली फोर्सिएबल है। तो कॉमन टेस्ट आप जब करेंगे कि रीजनेबली फोर्सिएबल है कि नहीं, तो ये देखेंगे कि कॉमन नॉलेज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं इसको। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ये है, तो फिर इसके मतलब उसको आपको रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो रीजनेबली फोर्सिएबल है। फिर दूसरा इंडस्ट्री नॉलेज। आप ये नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर आर्ग्यू नहीं कर सकते कि सर जो एक्सीडेंट हुआ था वो इंडस्ट्री की नॉलेज हमको नहीं थी, पाइपलाइन कैसे जाते हैं और किस तरीके से उसके अंदर क्या जाता है, तो हमने उसमें मॉडल उसका जो है डिजाइन चेंज कर दिया जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया, तो लोग 4 लोग मर गए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ अ सेफ्टी इशू इज बियॉन्ड पब्लिक नॉलेज, अगर वो सेफ्टी इश्यूज जो है वो पब्लिक नॉलेज से ज्यादा आगे की हैं, इंडस्ट्री के बारे में पब्लिक नहीं जानती है ना, तो योर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए सेम लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज एज अदर कंपनीज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। अगर कोई कॉमन नॉलेज वाली बात नहीं है, उससे ऊपर की नॉलेज की बात है, तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज और आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए जो कि दूसरी सेम कंपनी आपके कॉम्पिटिटर में काम कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन बना रहे हैं, केमिकल,
तो दूसरी कंपनीज भी तो क्लोरीन बना रही है, तो उसको उसके इक्वल की आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो ये ब्रीच ऑफ लॉ हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, if a company was using a chemical and didn't realize how dangerous it was, but the rest of the industries has realized for years. जैसे आपकी कंपनी कोई केमिकल बना रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कोई खतरनाक चीज है, लेकिन और जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसको बहुत सीरियस ले रही हैं और कई सालों से उसके ऊपर वो बहुत अच्छा कंट्रोल मेजर लगा करके और उसको बहुत ही अल्टरनेट करके एम्प्लॉयर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आप कोर्ट के अंदर आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट उस चीज को फिर सामने हवाला देगी उसको कि भाई ये तो दूसरी इंडस्ट्रीज को आप देखिए, वो तो इतना सेफ्टी मेजर करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। तो दो नॉलेज में तीसरी नॉलेज होगी, तो 3 नॉलेज टेस्ट होते हैं। फिर एक्सपर्ट नॉलेज, कुछ नॉलेज ऐसे चाहिए ओनली इफ यू आर एन एक्सपर्ट आर यू एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्ट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च केमिस्ट would quite reasonably be expected to understand all the different properties of the substances they were handling, even if some risk were peculiar to the substance in very specific circumstances beyond normal uses. अब एक बंदा है कि आप हैं, एक हम हैं, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो किसी न किसी केमिकल्स की और मेडिसिन की नॉलेज होगी, लेकिन किसी इंडस्ट्री में जिसमें आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर और भी एक्सपर्ट की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फिर रिसर्च के बंदों की नीड होगी, जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। वो हम और आप नहीं समझ पाएंगे उसको। तो ये 3 टेस्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि अगर पहली चीज तो कॉमन नॉलेज आपकी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि ये रीजनेबली फोर्सिएबल है कि नहीं है। फिर दूसरी आपको इंडस्ट्री नॉलेज अप्लाई करके देखनी पड़ेगी और तीसरी एक्सपर्ट नॉलेज आपको गेन करके और उसको अप्लाई करके देखनी होगी। आप किसी भी कोर्ट में ये सामने नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी या हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं थी। तो चूंकि लॉ कहता है अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप एक्सपर्ट्स को हायर करिए, देन आप उस काम को करवाइए। आप उस केमिकल को तब बनवा सकते हैं। आपको लाइसेंस कैसे दे दिया बिना जो है किसी एक्सपर्ट की टीम के। तो इस तरीके से लॉ जो है वो वर्क करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग। फिर बात करते हैं रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। जैसे रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क आपने देखा और उसको आपने कंट्रोल किया, कंट्रोल मेजर लगा करके। तो कितना कम करना है, जैसे लेवल 1 पे लाना है कि 5 पे छोड़ देना है कि 6 तक के घटा के लाना है प्रायोरिटाइजेशन नंबर को, कितना कम करना है। कहा जितना संभव हो सके, जितना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हो सके, जितना रीजनेबल प्रैक्टिकल हो सके। तो रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी जो है वो किन चीजों पे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जैसा कि पीछे हम लोगों ने रीजनेबली प्रैक्टिकेबल पे देखा था ना कि संभवतः जितना कर सकें आप, जैसा आप कर रहे हैं इतना ही। आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते सर बस इतना ही कम कर सकते थे, हमारे बजट नहीं था। कि जैसे सीढ़ी की जगह हम कम किया जा सकता था कि सीढ़ी की जगह पर एक मैन लिफ्ट, एक व्हीकल्स मंगा लेते, एक इसका फोल्ड मंगा लेते, मैन लिफ्ट या एरियल लिफ्ट, जिसमें आदमी ऊपर से खड़ा होकर ऑपरेट करता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये कोर्ट में नहीं कह सकते थे कि हमारे पास बजट नहीं था तो इसलिए हम उसको नहीं कर सके। तो बजट नहीं था तो आपको काम नहीं कराना चाहिए था, आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को जिसके पास वो इक्विपमेंट्स होता, तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट देकर काम कराते। आपसे किसने कहा था कि मार्केट का लेबर बुला करके और वहां पर सीढ़ी पे इतनी ऊंचाई पे काम कराइए, वो भी टूटी फूटी सीढ़ी से जहां से उसके गिर करके उसकी डेथ हो गई। तो लॉ इस तरीके से काम करता है। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कितना है, कितना संभव है कि हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो कोर्ट और जजेस जानते हैं कि कितना कम हो सकता है, उनके पास एक पूरा एक बड़ी पिक्चर सामने है, तो उससे बचा नहीं जा सकता है। तो कहा एज ए ड्यूटी होल्डर यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द रीजनेबली फोर्सिबल रिस्क एंड रिड्यूस रिस्क सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। मालिक की जिम्मेदारी लॉ के अंदर यह है कि जितने भी फोर्सिबल रिस्क हैं आपके वर्क प्लेसेस के अंदर, काम की जगह पर, उसको सबको पहचानिए और उसको कम करिए, जितना कम संभव हो सके उतना कम करने के लिए 3 नॉलेज को पहचानने के लिए 3 नॉलेज अप्लाई करिएगा। कॉमन नॉलेज आप अप्लाई करिए, इंडस्ट्री नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज अप्लाई करके पता लगाइए कि कौन कौन से रीजनेबली फोर्सिबल रिस्क हैं। उसके बाद उसको रीजनेबली प्रैक्टिकेबल जितना कम हो सके संभवतः उसको कम करने की कोशिश करिए। फिर हम लोग बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि
हेल्थ एंड सेफ्टी या कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 की बात कर लीजिए, चाहे आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001 की बात कर लीजिए, चाहे आप फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001 की बात कर लीजिए। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली किसी वर्क को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए एक रास्ता बताता है कि पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। इस तरीके से जब करेंगे तो सुव्यवस्थित तरीके से काम हो जाएगा। मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग बट ओवरऑल स्टेप्स which should be taken by the organization to do some work in a proper way। सिर्फ एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं कि कोई सा भी काम अगर आपको उसको बहुत ही ज्यादा हौच पौच नहीं बनाना है और बहुत ही सुव्यवस्थित या प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में आसानी से उस काम को करना है तो एक मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल सारे इंसान हर एक काम को, चाहे एक छोटा सा शॉपकीपर होता है ना, दुकान खोलता है, चाहे वो जनरल मर्चेंट की दुकान खोलता है, तो उसके भी ब्रेन में एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है और वो मैनेजमेंट सिस्टम अपने ब्रेन से ही वो चलाया करता है। उसी मैनेजमेंट सिस्टम में वो फाइनेंस को भी मैनेज करेगा, वो अपनी मार्केटिंग भी देखेगा, वो अपनी इन्वेंट्री भी देखेगा, वो अपने कैश फ्लो को भी मेंटेन करता है ना, अपकमिंग ऑर्डर्स पे भी ध्यान रखता है, वो सारी चीजें। और फिर पूरी शॉप के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर उसने स्टोर कर रखी है उसके ब्रेन के अंदर फीड होता है। एक नई शॉप पे हमको और आपको बिठा दिया जाए, हम लोग बहुत ही हाईली चाहे क्वालिफाइड बंदे हों, लेकिन छोटी सी शॉप पे अगर बिठा दिया जाएगा और उसका जो मेन ओनर है वहां से हट जाए तो हम लोग शायद 50% भी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। एक सामान को ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। तो एक चीज को ढूंढने में बहुत समय ना लगे, उसी तरीके से सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी सिटी की आपकी जो है वो, जैसे मेडिकल स्टोर वाले एक सिंपल सा मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं कि रैक्स के अंदर मेडिसिन जो होती हैं उसको अल्फाबेट ऑर्डर के साथ में लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका कोई भी इम्प्लॉइज होता है तो वो फाइंड आउट कर लेता है मेडिसिन को आसानी से कि वो डी नंबर रैक में जाइए, तो डी से स्टार्ट होती है अल्फाबेट उसका। फिर वो एक तरह से रजिस्टर के ऊपर जो जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है उसको वो नोट कर लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से कि उसको ऑर्डर करना है, ये खत्म हो गई है। फिर उसके साथ में और भी देखते हैं कि किस चीज की डिमांड है उसको फुलफिल करना है, वो सारी चीजें। तो सिंपल सा मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उनके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं चीजों को। उसी तरीके से अगर पूरी सिटी के अंदर सारे एम्प्लॉइज यानी सारे मेडिकल स्टोर्स वाले एक ही मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करने लगे, तो जो जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं किसी भी शॉप के, वो किसी भी शॉप पे चेंज अगर करते हैं तो वो आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं और आसानी से काम वो जान जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी चीज को दूर करने के लिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी इंडस्ट्रीज एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम करें, इसीलिए मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक संस्था है ISO जिसको कहते हैं, वो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट सिस्टम्स की और अदर्स की। तो उसने क्या किया कि एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पॉपुलर किया और उसको जो है सारी इंडस्ट्रीज को फॉलो करने के लिए से रिकमेंड किया। जी, उससे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत से बने। उससे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का OSS 2001 मैनेजमेंट सिस्टम था, फिर OSHA's 18001 मैनेजमेंट सिस्टम था HSE हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का, फिर उसके बाद ISO ने 45001 बनाया जो कि अभी करंटली सबसे ज्यादा जो है वो फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो उस मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है, उनसे उनसे कहा जाता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर मैनेज करना है वर्क प्लेस पे तो आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे पॉलिसी बनाना चाहिए, सबसे पहले पॉलिसी बनाइए, फिर ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करिए, फिर उसके बाद प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करिए, प्लान करिए और चीजों को, जो चीज रिक्वायर है उसकी प्लानिंग करके उस प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिव्यू करते रहिए, कॉन्टिन्यूअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लागू करिए। तो इस तरीके से लगातार आप हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को लगातार रिव्यू करते रहिए, अपडेट करते रहिए, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन को देखते रहिए, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन को देखते रहिए। इस तरीके से आप लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को प्रॉपर तरीके से सुव्यवस्थित करते रहिए। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक ही मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती हैं, यानी इस टाइम 45001 को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जितने भी वर्ल्ड वाइड दुनिया में मैनेजमेंट सिस्टम बने हुए हैं,
चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे एचआर मैनेजमेंट सिस्टम हो, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम बने हैं वो PDCA साइकिल के ऊपर बने हुए हैं। उनका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो उसकी बॉडी का जो अंदर का स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा है, वो है PDCA बना हुआ है। इसको हम लोग डेमिन साइकिल भी कहते हैं, स्विचार्ड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि उसी ने इसको डिफाइन किया था। तो PDCA साइकिल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो पहले प्लान करता है, फिर प्लानिंग को डू करता है यानी कि इम्प्लीमेंट करता है, फिर उसको चेक करता है, फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट करता है और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली उसको इम्प्रूव किया करता है, बढ़ाया करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट सिस्टम जो बना हुआ है, कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम आप बात करें, चाहे आप ISO 45001 की बात कर लें, तो पॉलिसी एंड प्लानिंग को प्लान कर किया इन्होंने, पॉलिसी को, और जैसे यहाँ पर बताया ना कि पॉलिसी को प्लान किया और उसके बाद में पॉलिसी में लिखा गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से मैनेज करेगी, उसमें कमिटमेंट लिखा गया, वो सारी चीजें जो है वहाँ पर प्लान किया गया। फिर उसके बाद फिर रिस्क प्रोफाइलिंग की गई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान वहाँ पर बनाया गया, उसको लागू किया। फिर उसके बाद चेक करने के लिए जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की या रिस्क आपने जो है असेसमेंट करवाया या जो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करवाई आपने, उसको चेक करेंगे डेटा कलेक्ट करके कि हमारे करने का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि पहले कैसे लोग काम करते थे रिस्क असेसमेंट और ट्रेनिंग और सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद अब कैसा कर रहे हैं, तो उसको मेजरिंग परफॉर्मेंस करेंगे उसकी। देन उसके बाद रिव्यू योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहेंगे कि कंटिन्यूअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कि आगे बढ़ता रहे इसमें। तो कहा द की बेनिफिट्स ऑफ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर, सबसे पहला जो की बेनिफिट्स हैं, सबसे ज्यादा फायदे हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लायंस करने के क्या फायदे हो सकते हैं, तो कहा कंप्लाइंग विद लेजिस्लेटिव एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, कानून का पालन हो जाता है क्योंकि इसमें सारी चीजें फुलफिल करा देता है। हेल्पिंग यू टू डिलीवर द पॉलिसी, आपको हेल्प करेगा कि पॉलिसी को आप डिलीवर कर लें। इनेबलिंग इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ये आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को इम्प्रूव कर देता है। फिर जो प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव एज, एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है, आपको कंपटीशन में आगे लेके जाता है। प्रोवाइडिंग से कहा सिनर्जी विद गुड बिजनेस मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम की एक समझ आपको जो है प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ग्रो कराना चाहिए, उसकी समझ पैदा करता है मैनेजमेंट सिस्टम। तो इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पीछे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि लीडरशिप होती है, प्लान होता है, डू होता है, चेक होता है, एक्ट होता है। ये एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये चीजें हम लोगों को मिलती हैं। तो लीडरशिप होती है, एसेंशियल पार्ट होता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। बिना अच्छे लीडरशिप के या लीडरशिप का जो एटीट्यूड है जो टॉप मैनेजमेंट का, अगर वो टुवर्ड्स द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्रिएट होगा। अगर लीडरशिप के अंदर जो लीडर्स हैं हमारे, उनका जो एटीट्यूड है वो निगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द हेल्थ एंड सेफ्टी, तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वहां सबका एटीट्यूड निगेटिव होगा। तो लीडरशिप इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है? लीडरशिप है। तो दूसरा होता है फिर पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सीनियर मैनेजमेंट का, कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ को किस तरीके से मीट करेंगे, पूरा करेंगे, अपने उनके क्या कमिटमेंट्स हैं, उस कमिटमेंट्स को उस पर लिखा जाता है। तो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जिसके अंदर सबके कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट्स लिखा होता है, प्रोमिसेस लिखे होते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, होता है पॉलिसी का ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, जिसके अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है। और तीसरा अरेंजमेंट सेक्शन होता है, जिसके अंदर किसी वर्क को हाउ टू परफॉर्म, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ वर्क प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, सारी चीजें कैसे करनी है वो लिखी होती है। तो पॉलिसी का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब कोई मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लायंस करता है तो उसकी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट हो जाती है अच्छे तरीके से। फिर प्लानिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, रिस्क असेसमेंट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट करना है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आपको करनी, तैयारी करनी है, लीगल अदर जो स्टैंडर्ड्स है उसकी कंप्लायंस करनी है, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, बिना प्लानिंग तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। फिर रिस्क प्रोफाइलिंग आप करेंगे। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब रिस्क असेसमेंट करेंगे, सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कैसे नुकसान हो सकता है, किसको हो सकता है।
किस जगह पर कितना लेवल का रिस्क है वो सारी चीजें पता लगा लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी पॉलिसी को। जो प्लान है हमारा, जो पॉलिसी है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे कि अब कैसे इस चीज को हम लोग ऑन ऑन ग्राउंड इसको कैसे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। फिर डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे यहाँ। अगर रिस्क असेसमेंट हुआ है तो उसका क्या फर्क पड़ा है, ट्रेनिंग हुई है तो लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या एक्सीडेंट रेट घटे हैं, या एक्सीडेंट रेट, इंजरी रेट घटे हैं, सिकनेस रेट घटे हैं कि नहीं घटे हैं, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, यदि फाइनेंशियली हम लोगों को जो है प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। पिछले साल से कंपेरेटिव स्टडी करके, कलेक्टिव डेटा करके उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, अभी करंट क्या है, और कैसे हम लोग को अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पूरा करना है। फिर उससे हम लोग सीखते हैं कि क्या चीज़ और भी इम्प्रूव करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे और बढ़ना चाहिए, इसको कॉन्टिन्यूअल डेवलपमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, रूट कॉज को पता किया, मेन कारण को पता कर लिया, मेन कारण पता करके, रूट कॉज पता करके उसको हम लोगों ने हटवा दिया, जिसकी वजह से रीअकरेंस नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब आगे बढ़ रहे हैं। रिव्यू योर परफॉर्मेंस का मतलब है कि टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इंप्रूवमेंट को चेक करते रहना, और चेक करने के बाद फिर उसको कंटिन्यूअली उसको इम्प्रूव करना, फिर आगे बढ़ाते रहना, रुकना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, 4 मॉड्यूल्स हो गए हैं। अब कल इंशाल्लाह हम लोग हैजर्ड्स को हम लोग डिफाइड करेंगे कि व्हाट आर द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं।